जी नमस्कार, स्वागत है बिताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। और हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के क्रम में इस वक्त हम मुगल वंश को समझ रहे थे और इसके क्रम में हमने इसके पिछली क्लास के वीडियो में बाबर, हुमायूं, अकबर और अंततः हमने जहांगीर को समझ चुके थे। इसके बाद आज का जो विशेष टॉपिक है वो है शाहजहां के बारे में, उसके प्रारंभिक जीवनों के बारे में और उसके विस्तार नीतियों को समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपने हमारे इसके पिछले वीडियो को नहीं देखा है जहांगीर को, तो आप जरूर उसे देख ले, जिससे आपको आज का टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं शाहजहां के क्रम में समझना। जहांगीर के बाद आप देखेंगे कि उत्तराधिकारी के रूप में शाहजहां शासक बनता है और 1627 ईस्वी से लेकर 1658 तक का इसका शासनकाल रहता है। कहीं कहीं कुछ पुस्तकों में 1628 से लेकर और आप देखेंगे 1658 तक का शासनकाल दिखाया जाता है। इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि जब जहांगीर की मृत्यु होती है तो जहांगीर की मृत्यु के बाद जो है उत्तराधिकारी के युद्ध के रूप में 1 साल तक का जो है कुछ युद्ध होते हैं और उस 1 साल के बाद जो है 1628 ईस्वी में शाहजहां अपना राज्याभिषेक कराता है। इसलिए कुछ पुस्तक जो है 1628 से लेकर 1658 मानते हैं, तो कुछ पुस्तकों में 1627 से लेकर 1658 तक इसका जो है शासनकाल का दौर माना जाता है। इसका परिचय क्या था शाहजहां का, इसे हम समझते हैं। तो इसका वास्तविक परिचय जो है, इसका जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को हुआ था काबुल क्षेत्र में। इनकी माता का नाम जो था जगत गोसाई, यह राजपूत पुत्री थी, यानी उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई। कहीं इनको जोधाबाई के नाम से जाना जाता है तो कहीं इसे मीनाबाई के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए यह एक राजपूत पुत्री के पुत्र के रूप में थे और इनके पिता का नाम तो आपको पता ही होगा, जहांगीर। इनके बचपन का नाम था खुर्रम, इसे खुर्रम कहा जाता है। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था और इसने अपना इनका जो शाहजहां की उपाधि जो है जहांगीर के द्वारा दिया गया, वह दौर था कि जब जहांगीर के शासनकाल के क्रम में अहमदनगर को जीता था, यानी दक्षिण भारत के अभियान में वहां बड़ी संख्या में कत्लेआम मचाया था शाहजहां ने। और उस अहमदनगर के का जो विद्रोह था, उसे विद्रोह को दबाने का कार्य किया। इससे प्रसन्न होकर जहांगीर ने उसे शाहजहां की उपाधि प्रदान किया। इसी तरीके से इसने जब जहांगीर की मृत्यु के बाद जो है, जब इसने अपना राज्याभिषेक कराता है, राज्याभिषेक की तिथि को ध्यान में रखा जाए तो 24 फरवरी और 1628 ईस्वी को इसने अपना राज्याभिषेक कराता है। और इस राज्याभिषेक के क्रम में इसने अपना एक नया उपाधि से स्वयं को नवाजित करता है। वह उपाधि जो होता है अब्दुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ईशानी। तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने की संभावना बनती है कि शाहजहां ने जिस वक्त अपना राज्याभिषेक कराया उस वक्त उसने अपना उपाधि क्या रखा था। तो उसकी उपाधि थी अब्दुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ईशानी। तो इतना लंबा अगर याद नहीं होता है तो शॉर्ट किरण ईशानी केवल अगर याद रखे तो ऑब्जेक्टिव टाइप में इसे आप आसानी से पकड़ सकते हैं। हालांकि अगर एक दो बार आप इसे पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। इसके बाद इसकी विवाह जो है 1585 ईस्वी को देखेंगे अर्जुमंद बानो बेगम से हो जाता है। और यह अर्जुमंद बानो बेगम जो थी वह आसफ खां की पुत्री, ये वही आसफ खां है जो नूरजहां के भाई थे आसफ खां, और उनकी पुत्री से विवाह हुआ था, अर्जुमंद बानो बेगम से विवाह हुआ था। इसके बाद आसफ खां हमेशा चाहते थे कि हमारा जो दामाद है अर्थात शाहजहां जो है वह राजा बने। हालांकि नूरजहां चाहती थी कि नूरजहां जो चाहती थी शहरयार को जो है, चूंकि नूरजहां की पुत्री लाडली बेगम और उसका विवाह हुआ था शहरयार से। शहरयार भी जो है जहांगीर का ही पुत्र था और वो हमेशा चाहते थे कि शहरयार को जो है राजा बनाया जाए। तो उस वक्त देखिएगा कि अंतिम क्षणों में जहांगीर की मृत्यु के क्षणों में जो है एक उत्तराधिकारी का युद्ध होता है और उस युद्ध में आसफ खान ने अपने दामाद के लिए जो है सभी उत्तराधिकारियों के जो संभावनाएं थी उन सभी को जो है विद्रोह को दबाने का कार्य भी किया है। इसके बाद देखेंगे कि जो शाहजहां थे, शाहजहां और अर्जुमंद बानो बेगम से पुत्र और पुत्रियों की क्रमशः इसके 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। शाहजहां के 4 पुत्र और 3 पुत्रियां। हालांकि यह भी देखिएगा कि शाहजहां जो है अपने दाम्पत्य प्रेम की कहानी के लिए भी जो है यह ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। और यह शाहजहां अपनी पत्नी से काफ़ी अधिक प्रेम करता था। अब प्रेम का मतलब समझ सकते हैं कि शाहजहां के 14 पुत्र हुए थे, यानी 14 बेटियां हुए थे। हालांकि उसमें सिर्फ 7 ही बचे थे, बाकी 7 जो है वो बचपन में ही मृत्यु हो गए, जीवित नहीं हो पाए। तो 14 पुत्र पुत्रियों
का जो है इनका जो है अंतिम क्षणों में देखिएगा कि जब 14वें पुत्र का जब जन्म होता है तो प्रसव पीड़ा के कारण जो है अर्जुमंद मानो बेगम का जो है मृत्यु हो जाती है। और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो शाहजहां काफी रोता है और इतना रोया था कि उसके बाल पक गए और बहुत कम समय में वो वृद्ध हो गया। और अंतिम क्षणों में देखिएगा कि इसी का पुत्र जो है उसे कैद में डाल देता है और अंतिम क्षणों में कैद में लगभग 6 साल तक रहता है। और उसके बाद शाहजहां के बाद जो है औरंगजेब शासनकाल को संभालता है। तो हालांकि इसके पुत्रों को समझेंगे कि इसके 4 पुत्रों में सबसे पहले दारा शिकोह जो था इसके उत्तराधिकारी यानी शाहजहां के उत्तराधिकारी के रूप में जहांगीर इसका जहां आरा इसका समर्थन करती थी कि दारा शिकोह जो है वह शाहजहां का उत्तराधिकारी बने। हालांकि इसका ही पुत्र औरंगजेब और औरंगजेब को जो है समर्थन करने वाली इसी की बहन जो थी रोशन आरा थी। और उसके बाद मुराद बख्श जो है शाहजहां का जो है उत्तराधिकारी के रूप में इसका समर्थन करने के लिए गौहन आरा थी। इसी तरीके से शाह सूजा को किसी बहनों ने समर्थन नहीं किया था। तो यहाँ से ध्यान रख सकते हैं कि इसके पुत्रों की संख्या में क्रमशः 4 पुत्र थे जिसमें दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह सूजा। यहाँ इसके बाद इसकी 3 पुत्रियां थी जहां आरा, रोशन आरा और गौहन आरा। हालांकि यह देखेंगे कि जहां आरा, रोशन आरा और गौहन आरा ये अपने 3 भाइयों का जो है समर्थन करती हैं कि ये उत्तराधिकारी के रूप में बने, परंतु शाह सूजा को किसी ने समर्थन नहीं दिया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि शाहजहां के उत्तराधिकारी के रूप में उसके पुत्र शाह सूजा को किसने समर्थन दिया था। तो इस वक्त किसी ने इसका समर्थन नहीं दिया था। इसी तरीके से दारा शिकोह का समर्थन देने वाली जो उसकी बहन थी वह थी जहां आरा और औरंगजेब का समर्थन देने वाली इसकी बहन जो थी वह थी रोशन आरा और मुराद बख्श का जो है समर्थन देने वाली जो इसकी यह थी गौहन आरा। इसके बाद हम समझेंगे कि इसका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा। यानी शाहजहां का प्रारंभिक जीवन के दौर में अगर बात करते हैं तो इसमें यह बादशाह बनने से पूर्व यानी पूर्व स्टार्टिंग दौर में यह मेवाड़ और अहमदनगर को जीता था। बादशाह बनने से पहले ही इसके जो है युद्ध की नीतियों को समझ चुका था जहांगीर, क्योंकि जिस वक्त जब दक्षिण भारत में अहमदनगर ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था अहमदनगर के किले को, तो वहां पर बड़ी संख्या में कत्लेआम मचाया था। और इसी तरीके से अकबर के समय से ही जो मेवाड़ का युद्ध चल रहा था राणा प्रताप सिंह के समय में, तो उसके बाद उसका पुत्र जो है अमर सिंह होते हैं और अमर सिंह के नेतृत्व में जहांगीर के द्वारा जो है शाहजहां को भेजा जाता है और शाहजहां अपनी सेना को लेकर जाते हैं, मेवाड़ को जीत लेते हैं, उसी तरीके से अहमदनगर को जीतते हैं। तो यह बादशाह बनने की पूर्व की घटना है। इसी तरीके से 1623 ईस्वी में वह विद्रोह जो है हुआ, परंतु बाद में वह वहां माफी मांग ली गई। यानी कि यहाँ मेवाड़ में जो है विद्रोह तो हुआ था काफी तीव्र गति से और अंतिम क्षणों में माफी मांग लेने की वजह से वहां पे संधि हो जाती है। जहांगीर की मृत्यु के बाद देखिएगा कि दरबारियों ने खुसरो के पुत्र अर्थात दरबारियों ने जहांगीर का ही आप देखिएगा कि यहाँ पर खुसरो के पुत्र दाबर बख्श को बादशाह बना दिया। यानी जहांगीर का पुत्र एक थे खुसरो और खुसरो की मृत्यु हो चुकी थी, जबकि उसका पुत्र था दाबर बख्श और दाबर बख्श को जो है बादशाह घोषित कर दिया गया था। तो यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कि जहांगीर और शाहजहां के बीच में वह कौन ऐसा बादशाह दरबारियों के द्वारा घोषित किया गया था। तो उस बादशाह का नाम था दाबर बख्श। तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि मुगल वंश में काफी अल्पकालीन बादशाह के रूप में घोषित हुए थे दाबर बख्श, यह शाहजहां से पहले। हालांकि इसको जो है देखिएगा कि आगे दूसरी ओर शहरयार ने लाहौर में खुद को बादशाह घोषित किया था। हालांकि आगरा और दिल्ली के क्षेत्रों में यानी दरबारियों के द्वारा जो बादशाह घोषित किया गया था वह थे दाबर बख्श जो खुसरो का पुत्र था। अब ये खुसरो आप समझ सकते हैं कि जहांगीर का ही पुत्र खुसरो था और खुसरो का पुत्र कौन था, दाबर बख्श को जो है बादशाह घोषित किया गया था। इसके बाद देखिएगा कि जिस वक्त शाहजहां दक्षिण क्षेत्रों में जो है अभियान कर रहा था उस वक्त यहाँ दिल्ली और आगरा के क्षेत्रों में जो है दाबर बख्श का जो है शासन अल्पकालीन के लिए रहा। और इसके बाद शाहजहां के जो ससुर आसफ खान जो है इसके जो है इसको जो है उत्तराधिकार के रूप में हटा देते हैं। यहाँ पे भी देखिएगा शाहजहां की कहने पर
आसफ खां ने सभी राजकुमारों एवं उत्तराधिकारियों की हत्या कर दी। यानी यह जो राजकुमार थे, यह जिसने दरबारियों ने इन्हें शासक बनाया था दाबर बख्श को, इसकी हत्या किसके द्वारा कर दी गई? तो आसफ खां के द्वारा कर दी गई। साथ ही यह भी देखिएगा कि शहरयार जो स्वयं को लाहौर में खुद को बादशाह घोषित किया था, इसकी भी हत्या किसके द्वारा किया गया? तो आसफ खां के द्वारा किया गया। तो शाहजहां के कहने पर, यानी इनके ससुर जो थे आसफ खां ने इन सभी जो उत्तराधिकारियों के रूप में आ रहे थे, इन सभी उत्तराधिकारियों की हत्या करने का काम आसफ खां के द्वारा हुआ। इस वक्त यह शाहजहां दक्षिण क्षेत्रों में अभियान कर रहा था। शाहजहां का आगरा में राज्याभिषेक हुआ और यही राज्याभिषेक 24 फरवरी 1628 ईस्वी को हुआ था, जिस वक्त इसने स्वयं को अपनी उपाधि से नवाजित किया था। अब्दुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ईशानी के नाम से इसने उपाधि धारण किया और उपाधि धारण करते ही अपने ससुर अर्थात साहब आसफ खां को जो है 7000 जात और 7000 सवार के मनसब प्रदान किया और साथ ही उन्हें एक मुगल का सबसे बड़ा पद जो होता है वजीर अर्थात प्रधानमंत्री का पद जो है इसे दिया गया आसफ खां के द्वारा। तो ये इसका जो है प्रारंभिक जीवन था, जिस वक्त उत्तराधिकारी के रूप में यह कुछ युद्ध हुए थे प्रारंभिक क्षेत्रों में, उसे हमने समझा था। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, फिर से मैं आपको रिपीट करूं कि शाहजहां और जहांगीर के बीच में एक अल्पकालीन बादशाह के रूप में दाबर बख्श को जो है उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया गया था। तो अल्पकालीन जो बादशाह था वह दाबर बख्श था, जो दरबारियों के द्वारा नियुक्त किया गया था। इसके बाद इसका कुछ प्रारंभिक विद्रोह हुए थे, उसे भी समझते हैं। जैसे यह शासक बनता है तो उसके बाद शासक बनने के बाद इसका कुछ प्रारंभिक विद्रोह हुए थे, जिसमें बुंदेलखंड का विद्रोह हुआ था 1628 से लेकर और 1635 ईस्वी तक हुआ था। यह वही क्षेत्र है जहां पर वीर सिंह बुंदेला जो जहांगीर का समर्थन करते हुए अकबर की जो है अबुल फैजल की हत्या करने में मदद भी किया था। और यही वीर सिंह बुंदेला के द्वारा जो देखिएगा कि इसके बाद उस जो है वीर सिंह बुंदेला मुगलों के अधीन कार्य कर रहे थे, जबकि इसका पुत्र जो होता है वीर सिंह बुंदेला का पुत्र जिस वक्त शासक बनता है जूझर सिंह, यह स्वयं को जो है स्वतंत्र घोषित कर देता है और मुगलों से अलग होने की बात करता है। तो इस वक्त जो है शाहजहां इस पर चढ़ाई करता है और इस विद्रोह को दबा देता है और फिर वापस जो है देखिएगा कि यहाँ पर बुंदेलखंड पुनः जो है मुगलों के अधीन हो जाते हैं 1628 से लेकर 1635 तक। यह प्रारंभिक जीवनों में इसका जो है विद्रोह दबाने की जो है प्रारंभिक विद्रोह चला था। इसी तरीके से खान जहां लोदी के द्वारा 1628 से लेकर 1631 तक यहां पर एक विद्रोह किया गया, जिसमें अफगान सरदार 1631 में इसकी हत्या कर दी गई। तो यह अफगान सरदार थे खान जहां लोदी और इसने भी एक विद्रोह कर दिए शाहजहां के समय में। इसके अंतर्गत देखिएगा कि शाहजहां के द्वारा 1631 ईस्वी में इस अफगान सरदार की जो है हत्या कर दी गई। उधर आप देखेंगे कि दक्षिण और आप देखेंगे दक्षिण पश्चिम के क्षेत्रों में और साथ ही जो दक्षिण पूर्व का क्षेत्र जो विशेष रूप से आप देखिएगा कि पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है वहां पर पुर्तगालियों के द्वारा जो है एक जो है विद्रोह, पुर्तगालियों का जो है एक उदंडता की नीति अपनाया गया। कई ऐसे चीजें देखने को मिला कि पुर्तगाली जब भारत में आए थे तो वह जो है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिए और जबरदस्ती जो यहाँ की हिंदू महिलाएं जो थी उन हिंदू महिलाओं से विवाह की नीति को अपनाना और टैक्स नहीं देने की नीति को अपनाना। व्यापार में आप देखिएगा कि ज़्यादा मुनाफा के लिए जो है टैक्स मुगलों को नहीं देना और साथ ही ज़बरदस्ती ईसाई के रूप में जो है किसी को धर्म परिवर्तन कराने का काम जो है पुर्तगाली कर रहे थे। और इसी उदंडता की नीति को इसे यहाँ पर जब शाहजहां जब पश्चिम दक्षिण क्षेत्रों पे जब चढ़ाई किया और वहाँ पर इस पुर्तगालियों की उदंडता को जो है दंडित करने का काम भी किया था। 1632 में यहाँ हुगली पर उसने अधिकार कर लिया। चूंकि वह हुगली का जो क्षेत्र जो था वहाँ पर पुर्तगालियों का अब तक जो है वह क्षेत्र हो चुका था, लगभग हो चुका था। तो उस क्रम में शाहजहां ने वहाँ पर एक युद्ध की नीति को अपनाते हुए उसके जो उदंडता हुई थी उसे दंडित करने का काम भी जो है शाहजहां के द्वारा किया गया।
इसी तरीके से हम देखेंगे कि इसका जो है एक सिखों के साथ जो है विद्रोह भी होता है और इस सिखों का विद्रोह होना लाजिमी था, क्योंकि इन्हीं के पिता जो थे जहांगीर के द्वारा जो है सिखों के 5वें गुरु की हत्या कर दी गई थी, जिसकी वजह से सिख जो है हमेशा तनाव में रहा करते थे और सिखों के गुरु हरगोविंद सिंह जो थे, इनके द्वारा जो है छिटपुट छोटी मोटी हमेशा लगातार जो है संघर्ष चलता रहा जब तक सिखों के गुरु हरगोविंद सिंह जीवित थे। और एक छोटी घटना पर जो है एक विवाद बन जाता था। एक समय की बात है कि शाहजहां का जो है बाज जो है सिखों के जो क्षेत्रों में चले जाते हैं और उस बाज की वजह से भी जो है एक युद्ध हो जाता है। ठीक इसी तरीके से हम देखेंगे कि छोटी बात को लेकर जो है यहाँ पर विद्रोह होते हैं, हालांकि कोई विशेष परिणाम इसमें नहीं देखने को मिलता है। इसी तरीके से शाहजहां ने अपने साम्राज्य के विस्तार की नीति को समझे कि इसने अपने साम्राज्य की विस्तार में कौन कौन से कदम उठाए थे, उसे भी जानने का प्रयास करेंगे। तो इसने सबसे पहला तो दक्षिण अभियान किया था, दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अभियान किया था, जिसमें अहमदनगर को जीत लिया था। हालांकि यह अहमदनगर जीतने का काम जो है 1629 से लेकर 1636 तक दोबारा किया था। अहमदनगर में पहले भी जहांगीर के समय में विद्रोह हुआ था और वहां पर भी फिर जीतने के बाद जो है फिर अगर अहमदनगर अलग मुगलों से अलग होने की बात की तो फिर वापस जो है अहमदनगर पर चढ़ाई किया और 1629 से लेकर 1636 तक पुनः वहां पर युद्ध होता है और अहमदनगर को जीत लेता है। इसी तरीके से गोलकुंडा जो दक्षिण का ही क्षेत्र है, यह 1636 ईस्वी में गोलकुंडा में मुगलों से संधि करनी पड़ी और यही गोलकुंडा के खान से जो है कोहिनूर हीरा की प्राप्ति हुई, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। इसी तरीके से इसने बीजापुर यानी 1636 में मुगलों से संधि करने पर मजबूर कर दिया। बीजापुर का क्षेत्र इसी ने विजित किया। ठीक इसी तरीके से इसमें नोट में देखेंगे कि औरंगजेब 1636 से लेकर 1644 ईस्वी तक तथा 1652 से लेकर 1658 तक दक्कन का सूबेदार रहता है। औरंगजेब कौन है? तो शाहजहां का ही पुत्र जो है औरंगजेब है। और औरंगजेब इस समय जो है जब दक्षिण भारत के क्षेत्रों को शाहजहां जीत कर आया था तो उस क्षेत्रों में जो है औरंगजेब काफी लंबे समय तक रहा और वहां सूबेदार के रूप में कार्य भी किया। इसके बाद भी जब औरंगजेब शाहजहां के उत्तराधिकारी के रूप में राजा बनता है यानी बादशाह बनता है, तो फिर भी अंत समय में देखिएगा कि औरंगजेब दक्षिण क्षेत्रों में रहना ज्यादा पसंद करता है। तो औरंगजेब हालांकि शुरुआती क्षणों में 1636 से 44 तक और तथा 1652 से लेकर 58 तक जो है दक्कन अर्थात दक्षिण क्षेत्रों का जो है सूबेदार रहा था। इसी तरीके से हम आगे बात करते हैं कि नोट में मीर जुमला, जिसे मोहम्मद सईद कहा जाता है, मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा उपहार दिया था और यही कोहिनूर हीरा जो है गोलकुंडा के खान से मिला था। और वही कोहिनूर हीरा जो मीर जुमला जो थे, यह मीर जुमला गोलकुंडा के वजीर थे यानी गोलकुंडा के प्रधानमंत्री के रूप में जो है यही थे मीर जुमला। और मीर जुमला ने जब गोलकुंडा से संधि हुई थी मुगलों का, तो वहां से मीर जुमला ने कोहिनूर हीरा इस संधि के रूप में जो है उपहार के स्वरूप में इन्हें देने का काम जो है शाहजहां को दिया था। और इसी कोहिनूर हीरा को वर्तमान में देखिएगा कि इसे जो है इंग्लैंड में जो है म्यूजियम में रखा गया है। और कोहिनूर हीरा जो है आप देखिएगा कि इसका जो है हमेशा अपने तख्त के ऊपर लगा के रखा करता था शाहजहां। इसी तरीके से आगे बात करते हैं कि इसने आप देखिएगा उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में इसने अभियान किया था कंधार में। और कंधार में इधर सदैव मुगल एवं ईरान अर्थात मुगलों एवं ईरान फारस के बीच जो है हमेशा संघर्ष का कारण बना रहता था कंधार का क्षेत्र। चूंकि ईरान जो क्षेत्र है, मैं जरा सा मैप पर आपको समझाने की बात करूं तो यह जो है यह कंधार का क्षेत्र है। विशेष रूप से पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र जो उस वक्त होता था यह कंधार का क्षेत्र होता था। और इसके बाद जो है ये सब ईरान का क्षेत्र है। और ईरान जो है हमेशा चाहता था कि यह भी जो है भारत पर अपना जो है आधिपत्य स्थापित करे, तो ईरान हमेशा प्रयास करता था। तो इसी रास्ते आएगा। कारण क्या है कि इधर तो सागर है और इस रास्ते से आना थोड़ा सा मुश्किल था। उस वक्त जो है स्थल मार्ग से आना आसान था, तो स्थल मार्ग से आने का प्रयास कर रहे थे। इस क्षेत्रों में कंधार में ईरानों के साथ मुगलों के साथ जो है हमेशा संघर्ष का दौर बना रहता था। तो 1622 में फारस ने इसको जीता था। कंधार को फारस ने 1622 ईस्वी में जीत लिया था। और इसके बाद 1628 में कंधार जो है मुगलों के अधीन हो गया। पुनः यहाँ देखेंगे 1622 ईस्वी में
फारस ने इसको जीत लिया था कंधार को। और फिर इसके बाद 1628 ईस्वी जब शाहजहां का शासन आता है तो उस वक्त जो है पुनः जो है वह कंधार मुगलों के अधीन हो जाता है। और 1648 में कुछ दिनों के बाद जो है 1648 में फिर से फारस जो है कंधार को जीत लेता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ कंधार क्षेत्रों में जो है लगातार जिस वक्त मुगल का शासन चलता रहा उस वक्त तो है हमेशा यहाँ पर संघर्ष बना रहता है और हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती थी कंधार के क्षेत्रों में। इधर बात करते हैं कि शाहजहां के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिससे संबंधित डायरेक्ट प्रश्न हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में बनते हैं, तो इसे समझने का प्रयास करते हैं। शाहजहां को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। हालांकि शाहजहां के समय में बहुत सारे जो है ऐसे इमारतें बनाई गई थी और इसके वजह से यहाँ पर शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। हालांकि एक इतिहासकार यह भी बताते हैं कि शाहजहां के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। हालांकि शाहजहां का जो काल था पूरा काल उसे स्वर्ण युग के रूप में एक इतिहासकार कहते हैं, जबकि कई इतिहासकार इसके केवल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहते हैं। तो पॉइंट केवल समझना है कि स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, तो शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। कारण यह था कि शाहजहां के द्वारा ही लाल किला बनवाया गया था। इसी ने दिल्ली में दीवान ए आम और दिल्ली में ही दीवान ए खास और दिल्ली का इसने जामा मस्जिद बनवाया था। साथ ही इसने अपनी दाम्पत्य प्रेम को बरकरार रखने के लिए अपनी पत्नी के नाम से इसी ने ताजमहल का निर्माण जो है आगरा में करवाया और इसके बाद जो है यही आगरा का मोती मस्जिद भी बनवाया था इत्यादि। इसने कई ऐसे इमारतें जो है बनाने का काम शाहजहां के द्वारा कराया गया था इत्यादि। इसके बाद देखिएगा कि यह जो ताजमहल जो है यह दाम्पत्य प्रेम के रूप में भी इसे विश्व में विख्यात है और कहीं ना कहीं जो 8 अजूबे 7वें अजूबे के रूप में जो जाना जाता है उस अजूबे में आश्चर्यचकित जो इस इमारतें हैं उसमें सबसे पहले ताजमहल का ही नाम आता है। इसी तरीके से इस ताजमहल का जो निर्माण के क्रम में जो मुख्य कलाकार थे यहाँ से प्रश्न बनते हैं और इसी में मुख्य कलाकार के रूप में उस्ताद ईसा और उस्ताद अहमद लाहौरी थे। यहाँ पर उस्ताद ईसा जो है एक आर्किटेक्ट के रूप में काम किए थे, जबकि उस्ताद अहमद लाहौरी जो थे वह प्रमुख मिस्त्री के रूप में काम कर रहे थे। इसी में हम देखेंगे ताजमहल की जो एकदम उजले संगमरमर से बनाया गया था और बनाया गया है और इसी में देखिएगा कि एक बहुत अच्छी जो है कलाकारी का भी प्रयोग किया गया। इसी में मुख्य कलाकार जो थे उस्ताद ईसा और उस्ताद अहमद लाहौरी, ये 2 बिंदु जरूर याद रखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ताजमहल के निर्माण में विशेष रूप से कौन कौन से कला का मिश्रण है। तो इसमें एक तो भारतीय कला है, इसके अलावा ईरानी कला और मध्य एशिया की कला का जो है इसमें मिश्रित व्यवस्था देखने को मिलती है ताजमहल में। ठीक इसी तरीके से इसी ने जो है अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली में लाने का प्रयास किया और उस क्रम में दिल्ली में इसने शाहजहानाबाद की स्थापना किया, यहीं पर अपनी जो है राजधानी परिवर्तित करने के लिए और यही इसने अपना राजधानी भी बनाया शाहजहानाबाद, जो कि आगरा से स्थानांतरित किया था दिल्ली के क्रम में, दिल्ली के क्षेत्रों में। और इसी के बाद देखेंगे कि यहीं पर दिल्ली में ही इसने उसी क्षेत्रों में शाहजहानाबाद के क्षेत्रों में देखिएगा कि लाल किला भी बनवाया था, जिसमें बाद में जो है इसी का पुत्र जो ये होते हैं औरंगजेब होते हैं उसने कैद कर लेते हैं और इसके बाद वही उन्हीं खिड़कियों से उसे देखने पर विवश कर देते हैं शाहजहां को। यही देखते हैं शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण जो है करवाया था। ये मयूर सिंहासन यानी जिस सिंहासन पर बैठता था उस सिंहासन के दोनों तरफ जो है मयूर जो यानी मोर का चिन्ह था, वही मयूर सिंहासन, और उसके ऊपर जो है ये रखा गया था जो कोहिनूर हीरा था और कोहिनूर हीरा से उसे सुशोभित किया गया था, सजाया गया था। और यही मयूर सिंहासन के जो बनाने का जो प्रमुख कलाकार जो थे वही कलाकार बी बादल खां थे। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि शाहजहां ने मयूर सिंहासन निर्माण करवाया था और वही मयूर सिंहासन निर्माण कराने वाले जो प्रमुख कलाकार यानी प्रमुख मिस्त्री जो थे वह थे बी बादल खां।
तो कहीं ना कहीं प्रश्न बनता है कि शाहजहां के द्वारा निर्मित, शाहजहां द्वारा बनाया गया मयूर सिंहासन किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो बेबादल खां के द्वारा निर्मित किया गया। ये थोड़ा सा नाम आप ध्यान में जरूर रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि शाहजहां के काल में संगीतज्ञ कौन कौन थे। तो संगीतज्ञ के रूप में लाल खां थे, जिसे गुण समंदर भी कहा जाता है। यह प्रमुख संगीतज्ञ के रूप में थे। जबकि इस समय शाहजहां के प्रमुख चित्रकारी के रूप में हम बात करें तो मोहम्मद फकीर और मीर हासिम थे। मोहम्मद फकीर और मीर हासिम जो थे वह शाहजहां के क्रम में एक प्रमुख चित्रकारी के रूप में कार्य कर रहे थे। इसी ने शाहजहां ने सिजदा और पाबोस की प्रथा को बंद करवाया था। जबकि जब हमने पढ़ा था, जिस वक्त हमने दिल्ली सल्तनत को प्रारंभ किया था, उस वक्त सिजदा और पाबोस की प्रथा जो है बलबन ने शुरू किया था। सिजदा का मतलब होता है झुककर सलाम करना, और पाबोस का मतलब होता है कि बादशाह के पैरों को, यानी बादशाह के पैरों को चूमना। यह पाबोस की प्रथा हुई। तो जब भी जो भी दरबारी थे यह कार्य करते थे, सिजदा और पाबोस, और इसी ने शाहजहां ने इसे बंद करवाने का काम भी किया था। इसी तरह से हम देखेंगे कि इसने शाहजहां ने हिंदुओं पर जो है जजिया कर फिर से प्रारंभ किया था। जबकि यही जजिया कर जो है कविंद्राचार्य के कहने पर इसको जो है बनारस और इलाहाबाद में यही तीर्थ यात्रा कर को बंद कर दिया गया था। इन दो क्षेत्रों में किनके कहने पर? कविंद्राचार्य के कहने पर शाहजहां ने इलाहाबाद और बनारस के क्षेत्रों में जो ये तीर्थ यात्रा कर लगते थे, उस तीर्थ यात्रा कर को बंद किया था। हालांकि जजिया कर फिर से प्रारंभ करने वाला जो मुगल शासक था वह था शाहजहां ही था। इसे पूर्ण रूप से अकबर ने बंद करा दिया था और फिर जो है शाहजहां इसे प्रारंभ करवाया, और कविंद्राचार्य के कहने पर इसे इलाहाबाद और बनारस के क्षेत्रों में इसे बंद किया गया था। इसके बाद इसने विवाह के लिए नए नियम बनाए थे। इसी तरीके से उत्तराधिकारी का शाहजहां का जो अंतिम क्षण था वो काफ़ी कष्टप्रद रहा। अंतिम क्षणों में हम देखेंगे कि जब इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम, जिससे वो अधिक प्रेम करता था, और मृत्यु होने के बाद जो है वो काफ़ी रोया था अपनी पत्नी के प्रेम में, और इतना रोया था कि इसकी जो है आप देखिएगा कि कम समय में वो वृद्ध हो गया, उसकी बाल जो है पक गए और दाढ़िया जो है एकदम पक गई, और मतलब एकदम साधारण सा रहना शुरू कर दिया। और अंतिम क्षणों में इसे बहुत कष्ट भी मिला इसके पुत्रों के द्वारा। यही देखते हैं कि अंतिम क्षण में बहादुरपुर का युद्ध होता है, और यही बहादुरपुर का युद्ध जो है 1698 ईस्वी में दारा ने शाह शुजा को पराजित किया था। यह उत्तराधिकारी के रूप में 1698 ईस्वी में, यानी जब शाहजहां की मृत्यु होती है उसके बाद उत्तराधिकारी के युद्ध में सभी भाइयों के बीच जो है युद्ध होना शुरू हो जाता है, और भाइयों में दारा शिकोह और शाह शुजा के बीच में एक युद्ध होता है। और इस युद्ध में आप देखेंगे इस युद्ध का नाम बहादुरपुर का युद्ध होता है 1658 ईस्वी में, जिसमें शाह शुजा को पराजित किया था दारा ने और दारा शिकोह ने। इसके बाद एक और उत्तराधिकारी के युद्ध में प्रमुख होता है जो कई बार एग्जाम में आता है, घरमट का युद्ध। यह घरमट का युद्ध जो है 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में, यानी 1658 में ही होता है, जो दारा और औरंगजेब के बीच होता है, और दारा शिकोह को औरंगजेब ने पराजित किया था। देखिए घरमट का युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था, यानी 15 अप्रैल 1658 को, जिसमें दारा शिकोह को किसने पराजित किया? तो औरंगजेब ने पराजित किया था। इसी तरीके से सामूगढ़ का युद्ध होता है 29 मई 1658 ईस्वी को, जिसमें दारा को औरंगजेब ने फिर से हरा दिया, यानी दारा शिकोह को वापस जो है सामूगढ़ के युद्ध में भी औरंगजेब ने हराया था। तो कहीं ना कहीं औरंगजेब जो है एक शक्तिशाली शासक के रूप में दिख रहा था। इसी तरीके से देवराई का युद्ध हुआ मार्च 1659 को, और पुनः औरंगजेब ने दारा शिकोह को यहाँ पर भी हराया, और इसके बाद जो है अंतिम क्षणों में शाहजहां का जो है प्रमुख आप देखिएगा कि उत्तराधिकारी के रूप में जो है यहाँ औरंगजेब हो जाता है। और जैसे ही वो औरंगजेब शासक होता है उसने सबसे पहला काम शाहजहां को बंदी कर लिया। शाहजहां यानी अपने पिता को ही उसने कैद में रखा, और आगरा का जो है जो ये था लाल किला, उस दिल्ली का लाल किला, वहाँ पर देखिएगा उसमें कैद कर लेता है, और 1658 से लेकर और 1666 तक यह कैद में रहा, और अंतिम क्षणों में इतना कष्ट में रहा कि उसे एक बूंद पानी तक भी नसीब नहीं हो रहा था। और वही एक लाइन कहता है कि तुमसे अच्छे तो हिंदू है जो अपने पितरों को भी
जो है एक समय जो है वो भोजन देने का काम, यानी जो मृत हो गए हैं उन्हें भी भोजन देने का काम करते हैं। और तो तुम तो हमें जीवित ही मार दिए हो, ये ऐसा काम जो है शाहजहां ने अपने पुत्र के लिए ऐसे शब्दों की बात कहता है। इस तरीके से हम समझ चुके हैं कि इसके विशेष रूप में क्या था। तो स्टार्टिंग पॉइंट में यही शाहजहां अंतिम क्षणों में औरंगजेब के द्वारा कैद कर लिए जाते हैं, और कैद करने के बाद जो है यह करीब कैद में ही, यानी अपने पुत्र के कैद में ही इसने अंतिम क्षण लेते हैं, और काफ़ी शोक में आने के बाद इसका दम तोड़ देते हैं 1666 में। हालांकि 1658 के बाद से जो है मुगल बादशाह के रूप में औरंगजेब हो जाते हैं, और औरंगजेब को हम लोग अगले क्लास के वीडियो में समझेंगे। मिलते हैं अगले क्लास के वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चंस बनता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।